हेलो बच्चों, कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ ध्वनि के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम जानेंगे प्रबलता तथा तारत्व किसे कहते हैं, श्रव्य, पराश्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ क्या हैं, शोर तथा संगीत किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या है तथा शोर अथवा ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में। बच्चों, आप पिछले भाग में जान चुके हैं कि ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो तरंगों अथवा कंपन के रूप में द्रव, वायु या ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करता है। अब हम जानेंगे प्रबलता तथा तारत्व क्या है। प्रबलता का अर्थ है ध्वनि का मंद या धीमी होना या प्रबल या ऊंची होना। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। बच्चों, आपने पिछले भाग में जाना कंपन करती वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है, इसका अर्थ है कंपित करती वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन यदि कम हो तो उत्पन्न ध्वनि मंद या धीमी होती है। वहीं जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, अर्थात कंपन करती वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन यदि ज़्यादा होता है, तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल या ऊंची होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम 3 गुना हो जाए तो प्रबलता 9 गुनी हो जाती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। इसे हम डीबी के रूप में भी लिखते हैं। कुछ ध्वनि स्रोतों की ध्वनि की प्रबलता इस प्रकार है। सामान्य श्वास की 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट की 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत की 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात की 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री की 80 डेसिबल, तेज संगीत की 110 डेसिबल, पटाखे की आवाज़ की 140 डेसिबल तथा उड़ान भरते समय वायुयान की ध्वनि की प्रबलता 180 डेसिबल होती है। बच्चों, 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता की ध्वनि अधिक शोर वाली होती है, जो मानव के लिए कष्टदायक होता है। अब आप किसी महिला की ध्वनि की तुलना एक पुरुष से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? आप देखेंगे कि दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल होती हैं, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता होती है। इसी प्रकार किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से अगर करते हैं तो हमें इनमें भी कुछ अंतर दिखाई देता है। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व, इसका अर्थ है ध्वनि का तीखा या मोटा होना। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व उसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि की तारत्व भी कम होती है। ऐसी ध्वनि को भारी या मोटी ध्वनि कहते हैं। जैसे ढोल मंद या कम आवृत्ति से कंपित होता है, जिससे कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। वहीं पर सीटी की आवृत्ति अधिक होने से यह अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे इसकी आवाज़ तीक्ष्ण या तीखी होती है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, अर्थात ध्वनि भारी या मोटी होती है, जबकि पक्षी द्वारा उत्पन्न ध्वनि उच्च तारत्व की होती है, अर्थात ध्वनि तीखी होती है। परंतु शेर की दहाड़ अधिक प्रबल होती है और पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप जानते हैं कि एक कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या आप सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? यदि कंपायमान वस्तु के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम हो तो उसे मानव कान नहीं सुन सकता है, अर्थात 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है।
ऐसी ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। लेकिन वहीं कबूतर, कटलफिश, हिप्पो इत्यादि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनियों को सुन सकते हैं। इसी तरह 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती है, अर्थात मानव कान नहीं सुन पाता है। ऐसी ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। बच्चों, आपको पता है व्हेल मछली अश्रव्य एवं पराश्रव्य दोनों प्रकार की ध्वनियों को सुन सकती हैं। बच्चों, मानव कानों द्वारा 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला ध्वनि संसूचित होता है, अर्थात वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। आप अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ प्रतिदिन सुनते हैं। क्या सभी ध्वनियाँ हमेशा सुखद होती है या कुछ ध्वनियाँ आपको कर्कश एवं अप्रिय लगती हैं? आपने महसूस किया होगा कि कुछ ध्वनियाँ आपको मधुर एवं प्रिय लगती हैं, जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। सड़क पर गतिशील कारों, बसों एवं ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ मधुर नहीं होती हैं। ये ध्वनियाँ अप्रिय लगती हैं। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। वहीं हारमोनियम अथवा सितार से उत्पन्न ध्वनियाँ प्रिय लगती हैं। इस प्रकार की प्रिय ध्वनियों को संगीत कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों अर्थात कोलाहल से उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं मशीनों का चलना, लाउडस्पीकर का बजना, वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का फटना आदि। इसके साथ ही ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टेलीविज़न, वातानुकूलित कूलर आदि सभी शोर या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। शोर अथवा ध्वनि प्रदूषण से नुकसान। परिवेश में अत्यधिक शोर अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण से चिंता, अनिद्रा, अति तनाव तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। इसके कारण बहरेपन की बीमारी भी हो सकती है। शोर को सीमित रखने के उपाय। शोर को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है इसके स्रोतों पर नियंत्रण करना। इसके लिए शोर करने वाले इंजनों, मशीनों, यातायात के वाहनों तथा घरेलू उपकरणों आदि में साइलेंसर लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही टेलीविज़न या रेडियो आदि की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए। बच्चों, वाक्य यंत्र कानों में लगाकर मोबाइल से संगीत सुनते या बात करते हुए सड़कों पर बिल्कुल न चलें। यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में सीखा, कंपन करती हुई वस्तु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। मानव वाक् तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं तथा इसका मात्रक हर्ट्ज है। कंपन के आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। जो ध्वनि सुनने में मधुर लगती है उसे सुरीली ध्वनि कहते हैं। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं। शोर के कारण परिवेश में ध्वनि प्रदूषण होता है। हमें ध्वनि प्रदूषण को
कम करने के उपाय करने चाहिए।